लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। चौथे फेज के चुनाव के लिए आर पार की लड़ाई हो रही है। सभी पार्टियों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, चुनावी मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। अब चुनाव में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उछलने लगा है। माना जा रहा है कि आगे की लड़ाई अब राम मंदिर पर होगी। ये बात इसलिए कही जा रही क्योंकि महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नाना पटोले ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर नया राग छेड़ दिया है। पटोले का कहना है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर के शुद्धिकरण का काम किया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वहां स्थापित भगवान रामलला की प्रतिमा हटा देंगे और राम दरबार स्थापित करेंगे। वहां भगवान राम की मूर्ति नहीं बल्कि रामलला का बाल रूप है। पटोले के मुताबिक चारों शंकराचार्यों को बुलाकर राम मंदिर में विधिवत पूजा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राम मंदिर के निर्माण में प्रोटोकॉल को तोड़ा है। पटोले पहले से भी विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। इस बार राम मंदिर पर विवादित बयान देकर वो चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी ने पटोले के बयान पर पलटवार किया और इस बयान को एससी, एसटी और ओबीसी समाज का घोर अपमान बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेता का यह बयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा रामलला के दर्शन करने के तुरंत बाद आया है, लेकिन उनका यह बयान एसटी समाज का घनघोर अपमान है। वहीं कलकीधाम के पीठाधीश्वर और कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देकर पटोले क्यों कांग्रेस पार्टी का राम नाम सत्य करना चाहते हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घर में अगर माँ पिताजी कोई एक्सपायर्ड होते तो सर मुंडाना पड़ता है, पूरी विधियाँ होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का समर्थन कर रहे हैं, क्या इनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? क्या ये लोग सत्ता में आएंगे? और सत्ता में आएंगे तो फिर क्या करेंगे? आतंकवाद का पुराना दौर फिर वापस आएगा। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, राम मंदिर का शुद्धिकरण, 24 का नया रण, राष्ट्रपति का अपमान, विपक्ष को घेरने का प्लान, आदिवासी सियासत, विपक्ष की घटाएगा ताकत, मंदिर सनातन पर विवादित बोल, विपक्ष का सेल्फ कोड, सियासी मुद्दा क्यों सनातन, इंडी गठबंधन की बड़ी टेंशन। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी, संजीव कौशिक जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र सिंह जी, इंडी गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर का शुद्धिकरण और साथ ही साथ कई बदलाव करने की बात कही जा रही है। मुझे तो ये ताज्जुब होता है, कैसे लोग हैं अपनी कब्र खुद खोदने का काम कर रहे हैं। ये लाल मुजक्कड़ों की फौज है, इनको ये नहीं पता है देश की जनता का रुख क्या है। आज की तारीख में चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे नाना पटोले हो या बड़शंकर रहे हो, ये लोग खुद ही अपनी कब्र खोदे डाल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो प्रमाण पत्र मांगा करते थे, भगवान राम का जन्म का प्रमाण पत्र मांगा करते थे। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे भगवान राम काल्पनिक है। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे वो थोड़ा लंबित कर दीजिए, ये जो मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा ये मुकदमा था राम जन्मभूमि का, तो ये कहते थे इसको लंबित रखिए। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, पता नहीं किस कमरे में भगवान राम पैदा हुए थे। वास्तविकता ये है, ये लोग जो है हाशिए पर आज की तारीख में, चाहे राहुल गांधी हो चाहे इस तरीके सब नेता हो, इन लोगों की दशा और दिशा सभी खराब हो गई है। इंडी गठबंधन आज की तारीख में संपूर्ण गठबंधन, मैं ये कहना चाहूंगा, ये पूरा दिग्भ्रमित है। भगवान राम के जन्म का प्रमाण पत्र वाले लोग आज ये हमसे कह रहे हैं इसका जो है शुद्धिकरण किया जाएगा। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कोई इसका कोई नक्शा जो बनाया था वो आर्किटेक्चर लोगों ने बनाया था। ये बात पूरा देश जानता है। इसकी व्यवस्थाएं एक संस्था तो समिति द्वारा की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की पचहत्तर रही है और हम लोग उसमें शासन की राहुल यादव जी, देखिए आपके पार्टी के बड़े नेता ने कहा था कि मंदिर बेकार है, नक्शा गलत है,
वास्तु के हिसाब से गलत है, और आप ही के सहयोगी दल के नेता बोल रहे हैं शुद्धिकरण किया जाएगा। जिन बयानों से बचना चाहिए उसी बयान पर आप लोग आ रहे हैं, उसी सियासी केंद्र बिंदु पर आप लोग आ रहे हैं जो वाकई बीजेपी चाहती है। आप लोग कहते हैं बीजेपी राम को लेकर राजनीति करती है, तो पीछे आप लोग भी नहीं हैं, आपके सहयोगी भी नहीं हैं। राहुल जी, आवाज आ रही है आपको? आपका रुख करेंगे संजीव कौशिक जी। ये सिर्फ गोल नहीं तो क्या है? लगातार सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, नाना पटोले, उससे पहले गठबंधन में यूपी की बात करें तो रामगोपाल यादव। सवाल इस बात को लेकर है कि जिन बयानों से बचना चाहिए वही बयान। देखिए, वसीम बरेलवी की एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका यदि हो तो हर बात सुनी जाती है। सवाल यह है कि जिस वक्त में जो बात कही जाती है केवल जगह, सलीका और कैसे कही जाए उस पर निर्भर करता है। नाना पटोले ने जो बात कही है एक चुनावी सभा में, लोगों ने उसमें से हंस के जैसे राम मंदिर को उठा लिया। बाकी बातें भी तो उन्होंने कही है चुनाव से संबंधित। उन्होंने जीएसटी के बारे में बात कही है, बेरोजगारी के बारे में बात कही है, देश में जो आबो हवा चल रहा है उसके बारे में बात कही है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर ज़्यादा सूट करता है, भारतीय जनता पार्टी इस पर मुखर होगी। हम तो ये कह रहे हैं कि एक वर्ग, इस सबों के बावजूद एक वर्ग तो था ही जो लगातार ये कहता चला आया कि किन परिस्थितियों में अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की कोशिश की गई या कराई गई। एक वर्ग तो ये कहता ही चला आया कि जो आयोजन है वो यदि ट्रस्ट के द्वारा या वो यदि किसी धार्मिक न्यास के द्वारा यदि किया जाए तो फिर किसी को आपत्ति नहीं होती। विपक्षी पार्टियां लगातार ये बात कहती चली आई कि भारतीय जनता पार्टी का ये आयोजन है, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग हैं। वो आदमी उस कार्यक्रम का संचालन कर रहा था जो मोदी जी में भगवान की छवि देखता हो। सरेआम उन्होंने एक्सेप्ट किया था और आपने भी देखा। तो सवाल ये है कि क्या इस समय ये बात कही जानी चाहिए? क्या इस समय ये बात कह के क्या वाकई कांग्रेस पार्टी के लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? क्या ये बहस का मुद्दा हो सकता है। चाहे सैम पित्रोदा ने जो बात कही हो, मणिशंकर अय्यर ने जो बात कही हो, उन सब बातों के लिए स्पेस बनता है और हवाई बातें नहीं है। लेकिन जब 2024 के चुनाव में विपक्षी पार्टियां इतने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पे लकीरें खींचती हुई दिख रही है, लगातार उनसे पूछ रही है कि आप सरोकारी मुद्दों पे बात करें, आप बताएं वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है हमें बताएं, आप बताएं कि किसानों की आय कहाँ दुगुनी हो गई, आप बताएं कि हर साल आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे दे दिया, आप बताएं कि जो आप दम्भ भरते थे कि हवाई जहाज़ों पर चलेंगे, हवाई चप्पल वाले चलेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। आप बताएं कि युवाओं की स्थिति बेरोजगारी में इस कदर हो गई कि भारत के इतिहास में इतनी बेरोजगारी पहले कभी नहीं रही। भ्रष्टाचार से लड़ने के बहाने विपक्षी पार्टियों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। तो वो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस मुद्दे पर घेरा जा रहा है और घेरने का प्रयास विपक्षी पार्टियां लगातार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भागती हुई दिख रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को यदि भागने के लिए या इस मुद्दे पर से कूद करके किसी और मुद्दे पर चढ़ने के लिए यदि मौका दे रही है सत्ता में बैठी हुई ये पार्टियां, तो निश्चित तौर पर यह कभी तो है, गलती बात मुद्दे की नहीं है, बात धार्मिक भावनाओं को लेकर भी है। क्यों नहीं ये कहा जा सकता है कि एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश की जा रही है और दूसरे की ठेस पहुंचे तो पहुंचे, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये एक बार नहीं हुआ, कई बार भी। हिंदुस्तान का कोई भी राजनीतिक दल, राजनेता इतना मूर्ख नहीं हो कि 80% को नाराज करके 20% के सहारे वो हिंदुस्तान में राज करने की बात सोचे। इतना मूर्ख नहीं समझिए आप, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं। इससे ध्रुवीकरण होगा और तमाम विपक्षी पार्टियां भी ये बात जानती हैं कि इस तरह की बातों से यदि ध्रुवीकरण होता है। इसे लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची थी, उसे जोड़ तो दिया गया, अस्मिता से जोड़ दिया गया, आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया गया कि कांग्रेस को कह रहे शुद्धिकरण करेंगे। अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले कह दिया कि जो सैम पित्रोदा ने कहा था उनको वो दक्षिण अफ्रीका की बता रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिण अफ्रीका से आई हुई दिखती हैं। तो अपने मन से कहानी जो गढ़ना है वो कर लीजिए। सैम पित्रोदा ने कब कहा द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि वो दक्षिण अफ्रीकी मूल की दिखाई देती है? साउथ वाले तो वैसे दिखते हैं पित्रोदा के मुताबिक। तो भरे मंच से ये बात कहते, साउथ वाले दिखते हैं, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। यदि हिंदुस्तान के तमाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप भी जानते हैं कि लोगों की बनावट तो कहा जाता है ना भारत के लिए कि विविधता में एकता है। तो क्या कहा था सैम पित्रोदा का पूरा स्टेटमेंट आपने सुना? वो कहने की जरूरत क्या थी?
अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुलना करने की जरूरत क्या थी जिससे मैंने विवाद कहा कि उत्पन्न हो। कमाल की बात यही है, आप लोग कमाल- नहीं, आप नहीं कह रहे, आप नहीं समझ रहे हैं कि आप खुद ही सेल्फ गोल कर रहे हैं। सामने दूसरे जिससे लड़ना है उससे तो लड़ ही नहीं पा रहे, सेल्फ गोल कर रहे हैं। राहुल यादव जी, आपके भी नेता ने कहा था मंदिर बेकार है, वास्तु सही नहीं है। अब आपके सहयोगी भी कह रहे हैं शुद्धिकरण करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने जो रूप था इससे पहले स्पष्ट कर रखा है। पीछे से आवाज बहुत आ रही है, थोड़ी सी नॉइज। मैं पीसीआर से कहता हूं सही करे, आप बोलिए। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी जो धर्म है, जो उनकी आस्था है, उस पर हमारा सर्वधर्म समभाव का दृष्टि होगी और हम किसी के खिलाफ या किसी के समर्थन में इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। और जो हमारा संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जिसकी शपथ लेकर के आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शासन का निर्णय, शासन में बैठकर निर्णय लेते हैं। अब बात शुद्धिकरण की है, जो कि आज आपने नाना पटोले जी का बयान दिखाया। तो शुद्धिकरण के माहिर भारतीय जनता पार्टी है, यह स्पष्ट है। इससे पहले सीएम हाउस इसको शुद्धिकरण कराया और उसके बाद अभी कन्नौज जी हमारे अध्यक्ष जी गए थे, उसका शुद्धिकरण करने का स्वांग रचा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है तब से सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सांप्रदायिकता की राजनीति की है। और आज जैसा कि इन्होंने कहा है कि राम मंदिर में शुद्धिकरण का जो मामला है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरा जो समझ है वो ये कहती है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तेजी के साथ बहुत जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल इवेंट के तहत उसको ऑर्गेनाइज किया था। और आदि शंकराचार्य जो कि हमारे देश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं, जिनकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी, सनातन धर्म के एक संरक्षक के रूप में और एक बड़े धर्मगुरु के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि बौद्ध में दलाई लामा है या ईसाई में पोप है। तो उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी क्योंकि जो धार्मिक अनुष्ठान है उनका पालन नहीं किया गया था या उसके अनुरूप इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था, ये मीडिया में भी था। तो इसको बाद में वही कुछ जानी चाहिए। कुछ शंकराचार्य पलट भी गए थे अपने बयान से। नहीं, अब देखिए इस बात को लेकर नाना पटोले जी बता सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह की बात की है तो उनकी बातें भी सुनी जानी चाहिए। और बीजेपी ये बात समझ ले कि जो बीजेपी को वोट नहीं देता है वो भी हिंदू है, वो भी सनातनी है। क्या ऐसा थोड़ी है कि जो राम भक्त है वो जो है सारे नहीं, वो भी है जो राम पर अपशब्द कहे वो भी सनातनी है। ऐसा तो ये तो सनातन का एक हिस्सा है, आप मानिए ना मानिए। नहीं देखिए, पत्थर को पूजे देवता, नहीं पूजे तो पत्थर। अब तो बीजेपी के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हिंदू मैं भी हूं, मैं भी सनातनी हूं और मुझे उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो हमारे वोटर्स हैं या बीजेपी वोटर्स हैं वो भी राम भक्त हैं और हम भी सनातनी हैं। तो ये तो नहीं, सनातनी तो मुगल काल में भी थे, ऐसा नहीं है। राघवेंद्र सिंह जी, आप लोग सर्टिफिकेट देते रहेंगे क्या? आप लोग राम की बात करें तो जायज है, कांग्रेस बात ना करे शुद्धिकरण। और ये भी कहा गया कि शुद्धिकरण कराने में तो माहिर आप लोग हैं। कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ लेते हैं कि सनातन धर्म का अपमान। ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये लोग घुमा फिरा के ऐसी बात करते हैं जिससे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान हो। बात में कहते हैं मेरा कहने का मतलब ये था, वो था वोट जिहाद क्या था भाई। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था जो वोट ना दे उसके खाना पानी बंद कर दे। ये लोग उस बात को सत्यापित तो करेंगे, लेकिन देश की जनता भली प्रकार से जाती है कि लोगों ने क्या क्या कहा है सनातन धर्म दीजिए और क्या क्या किया है। तभी ये लोग आज की तारीख में हाशिए पर है। ये लोग अभी सुधर नहीं है। मैंने लाल मुजक्कर सब बहुत सोच समझ के कहा हुआ है। ये लोग जो है अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने आप को बड़ा योग्य समझ रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है? नाना पटोले को उत्तर प्रदेश दिखा दीजिए आके। आज की तारीख में राहुल गांधी अपनी सीट पर लड़ने की स्थिति नहीं है और जिस सीट पर लड़ रहे हैं उसमें भी हार रहे हैं। अखिलेश यादव हो, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, तो यकीन मानिए आगे आने वाले समय में 4 तारीख को सब हार रहे हैं। लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अरे मानवर, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसके विषय में आप कुछ भी कह सकते हैं। गरिमा के साथ कहिए, स्वागत है। आप लोग विपक्ष की भूमिका में है, आप लोग विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करके रचनात्मक तरीके से करके, लेकिन ये क्या हो गया? सनातन धर्म का अपमान करेंगे, हिंदू धर्म का अपमान करेंगे, राम का अपमान करेंगे, राम जन्मभूमि का अपमान करेंगे। संजीव कौशिक जी यही तो कहना चाह रहा था, जो कि ये चर्चा और तेज होगी, क्योंकि इससे पहले प्रमोद कृष्णम के बयान पर भी चीजें सामने आई थी, उसे भी बीजेपी ने हाथों हाथ लिया था। देखिए ये तो उनका मुद्दा है, ये तो आप लोग कहते आए हैं, लेकिन आप लोग मुद्दा क्यों देते हैं? सवाल इस बात को लेकर कांग्रेस मुद्दा क्यों देती है, समाजवादी पार्टी मुद्दा क्यों देती है? रहिए ना बेरोजगारी पर, युवाओं पर, कानून व्यवस्था पर, विकास पर। ठीक है, 1 मिनट राघवेंद्र जी। सवाल यह है कि आप प्रमोद कृष्णन जी के स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी से एक निष्कासित किए हुए नेता है, तो आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वो बात करेंगे।
प्रमोद कृष्ण आज से 2 महीने पहले तक उन्हीं की भाषा बोल रहे थे, उन्हीं के साथ चल रहे थे, उन्हीं के विचारों के साथ चल रहे थे वो। अब जो साथ है, और जो साथ है, एक मिनट, अब जो साथ रहे, जो जिन्होंने बयानबाजी की, उनका क्या कहेंगे? मतलब वो विचारधारा है कांग्रेस की। मैंने कहा तो सही क्या, मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि इससे पहले प्रमोद कृष्णन भी इस तरह की बातें कर रहे थे। मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि ये वक्त नहीं था कि इस तरह की बात करें। जिस पिच पे आप बेहतर तरीके से खेल नहीं सकते हैं, जिस पिच पे जाके आपको फायदा नहीं होगा, आज के वक्त में कम से कम इससे परहेज करना चाहिए। लेकिन ये बात मौजूद है, ऐसा भी नहीं है कि इसको एक सिरे से आप नकार दें, आप एक सिरे से खारिज कर दें। मैंने कहा कि अर्धनिर्मित या पूर्ण रूप से मंदिर का निर्माण अभी नहीं हो पाया था। आनंद फानन में राजनीतिक लाभ के लिए समय से पहले उस मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, मूर्ति ला करके बाल स्वरूप में। अब ये सवाल है तो है, इसको कोई इनकार कर दे कि वो मंदिर पूर्ण रूप से। तो आप ही सनातन के जानकार है तो बता दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है कि पूर्ण मंदिर पर ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, ये भी क्लियर हो जाए। तो ये बात तो आपके सामने शंकराचार्य को बैठाना चाहिए, जिन शंकराचार्यों ने जाने से बयान से तो पलटे कई नहीं, शंकराचार्य बयान से पलट गए। कौन शंकराचार्य बयान से पलट गया? कौन शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी के खेमे के हैं? यही तो पिछले 10 वर्षों में इनके संकल्प पत्र में, पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के संकल्प पत्र में जो था वो सामने है सबके। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इससे बचना चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना, जो सवाल मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि सवाल यह भी मौजूद है कि शुद्धिकरण होना चाहिए, बाबरी ताला भी लगना चाहिए। फिर तो पिछले 10 वर्षों में यही हुआ है कि ये भारतीय जनता पार्टी के संत हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शंकराचार्य हैं। अरे शंकराचार्य भी अपने हिस्से का बना लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जैसे शंकराचार्य ने उनकी बात नहीं मानी, ऐलान होता है, कैसे उनको हाशिए पे धकेल दिया गया, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा। उन शंकराचार्य को कैसे धेले बराबर अहमियत नहीं दी गई। उस समय आपका मन नहीं कचोटता था कि जिस तरह से शंकराचार्य की अवहेलना की गई। ट्रस्ट है, ट्रस्ट आपको बुलाए, चाहे हमें बुलाए, राहुल जी को बुलाए या राघवेंद्र जी को बुलाए, ट्रस्ट का ट्रस्ट समझे। और वही ट्रस्ट देश के प्रधानमंत्री को भगवान बताए, शिव के अवतार, शिव का अवतार बताया। ट्रस्ट का मानना है, इसमें क्यों गुरेज हो रहा है? क्यों मान ले? आप मान लीजिए, हम नहीं मानने वाले हैं कि देश के प्रधानमंत्री भगवान विष्णु आप राहुल गांधी को मानते हो या अखिलेश यादव को मानते हो, ये आपकी बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल यादव जी कहते हैं कि वो सनातनी है ना राहुल जी, लेकिन विश्वास उनका अखिलेश में है। आप मानिए, हमें कोई एतराज नहीं है। मानिए अब देश के प्रधानमंत्री को। मैं क्यों मानूं? मुझे जिसे मानना होगा मानेंगे, संजीव कौशिक जी को जिसे मानना होगा मानेंगे, राघवेंद्र जी जिसे मानना होगा मानेंगे। ट्रस्ट के मुखिया ने, आपने भी वो देखा होगा, आपने भी चलाया होगा, हो सकता है। गुरेज क्या है? कैसे नहीं गुरेज है? वो जो व्यक्ति जो एक आदमी को भगवान विष्णु का अवतार बना रहा है, राघवेंद्र जी, गुरेज है कौशिक जी को, लेकिन शुद्धिकरण, बाबरी ताला, इस पर गुरेज नहीं है। ठीक है, एक राहुल यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस वक्त बैकफुट पर है। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण के चुनाव 13 तारीख में है। ये अभी तक इनके पास 10 सालों के जो इन्होंने काम किए, इसका कोई रिपोर्ट कार्ड इनके पास नहीं है कि जो जनता के बीच में लेके जाए। इनके सभी प्रमुख सीटें उत्तर प्रदेश में ये हार रहे हैं। पूरे देश में मोदी की कोई लहर नहीं है और 4 जून को आप देखिएगा मोदी प्रधानमंत्री इस देश में नहीं रहेंगे और मोदी का कोई यहाँ पर मैजिक नहीं चलने वाला है। ठीक है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो राहुल यादव जी ये भी बता दीजिए कि प्रधानमंत्री कौन रहेगा। राहुल यादव जी ये भी क्लियर करते चले कि मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं तो फिर प्रधानमंत्री कौन होगा, ये भी बता दीजिए अगर भविष्यवाणी कर रहे हैं तो। इंडिया गठबंधन जो कि संविधान, तो नाम बता दीजिए ना। एनडीए का क्लियर है, इंडिया का भी क्लियर हो जाए, एनडीए का क्लियर हो जाए। हम रिजल्ट आने के बाद अपना प्रधानमंत्री तय करेंगे। ठीक है, लेकिन आप रिजल्ट से पहले बोल दिए कि विदाई है। बिल्कुल, राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, वैक्सीन से इनकी फोटो हटाई जा चुकी है, ये जान चुके हैं कि राघवेंद्र जी लेने वाला नहीं है। अब मुझे अंतिम 2 मिनट दे दीजिए, बेहतर रहेगा। देखिए, हम लोग इस चुनाव को विकास और सुशासन पर ले जाना चाहते हैं। ये लोग घुमा फिरा के धार्मिक एजेंडे पर आ जाते हैं। अभी इन्होंने कहा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं किया। देखिए, हम लोग हर वर्ष रिपोर्ट कार्ड, केंद्र सरकार हो चाहे किसी की भी राज्य सरकार हो, उसका हम लोग बराबर इलेक्टोरल बॉन्ड पे रिपोर्ट कार्ड दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे पीएम केयर फंड का हिसाब दीजिए, पीएम केयर फंड। नहीं तो अगर राहुल यादव अगर आप मांगना चाहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी से, तो सारी पार्टियों से मांगिए, तब हम समझे कि आपका समाजवाद बेहतर है। सबसे कहिए कि जो ले रखा है चंदा सब दे। तो राघवेंद्र जी बताएं कि जो युवा चंदा नहीं लिया इलेक्टोरल बॉन्ड से,
राहुल जी के पता नहीं मिला नहीं या लिया नहीं, ये नहीं पता मुझे। अरे भाई नहीं, निश्चित रूप से लिया है, वो तो घोषित है भाई। 35% भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 65% सिर्फ राजनीतिक दलों को मिला है। ये तो जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जो है सुशासन और विकास के एजेंडे पर लड़ना चाहती है। ये लोग घुमा फिरा के ऐसे जलेबी ऐसा बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डर गई है, वो शाम गई है, लोकतंत्र खत्म कर देगा और संविधान। ठीक है राघवेंद्र जी, माफी के साथ रोकना चाहते क्योंकि वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, हालांकि चौथे चरण के चुनाव से पहले नाना पटोले का ये बयान वाकई बैकफायर करेगा क्या कांग्रेस या विपक्षी दलों पर, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जिन मुद्दों के साथ आप केंद्र सरकार को घेरना चाह रहे हैं उस मुद्दों पर क्यों नहीं बने रहना चाहते, क्यों बीच में प्रभु श्री राम को ला देते हैं।